के मुख्यमंत्री रहते हुए ये सब घटना हो रहा है, आप ही के लोग कर रहे हैं और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 90% सेटिंग से गया हुआ है, फर्जी है या बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। सरकार जांच करवाए, है हिम्मत नीतीश सरकार में जांच करवाए। अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो मुझे भेज दे जेल, मैं तैयार हूँ। और स्कूल में तो जाके देख लीजिए आप क्या व्यवस्था है, पता चल जाएगा। मैंने तो स्टिंग ऑपरेशन भी किया है और समय आने पर उसका खुलासा भी करूँगा, भले मुझे जेल भी जाना पड़े उसमें। तो नीतीश कुमार जी मेरे सबसे अच्छे नेताओं में अगर कहा जाए तो शुरू में थे। कन्हैया कुमार को बीपीएससी पेपर वो बिहार के तो बिल्कुल नहीं रह गए, कहीं का नहीं है। बिहार का क्या कहीं का नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात और मैं हूं आपके साथ वसीम रजा। देश मेरा भारत है और प्रदेश बिहार है। बिहार जहां सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार होती है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा यहाँ का पेपर कहता है, ऐसा यहाँ की मीडिया कहती है। क्योंकि हमारे साथ जो छात्र नेता मौजूद हैं इस इंटरव्यू में, वो बताएंगे क्यों आखिर मैंने ये शब्द का इस्तेमाल किया कि प्रदेश मेरा बिहार है और यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। तो स्वागत है इस इंटरव्यू में छात्र नेता दिलीप जी का। दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ आने का। दिलीप जी, सबसे पहले सवाल ये रहेगा, दिलीप कौन है? कौन है ये दिलीप जो लगातार पेपर के पहले पन्नों पर छाया रहता है, लगातार डिजिटल मीडिया के कवर स्टोरी पर छाया रहता है? कौन है ये दिलीप? देखिए, दिलीप कुमार तो एक साधारण समझिए स्टूडेंट, बीपीएससी परीक्षार्थी है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार बिहार में है, खासकर प्रतियोगी परीक्षा में जो धांधली होती है, पेपर लीक होता है और उसके बाद सबूत देने के बाद भी सरकार एक्शन नहीं लेती है। तो इसने मजबूर कर दिया हमें इस चीज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। और आज आप जैसे मीडिया ने छात्र नेता का उपाधि दे दिया मेरे काम को देखकर, तो अब तो छात्र नेता दिलीप कुमार कहा जाने लगा है। लेकिन मैं बीपीएससी परीक्षार्थी रहा हूं, लेकिन मजबूरन मुझे छात्र नेता बनना पड़ा और ये मेरे काम के आधार पे ये कहा जा रहा है कि छात्र नेता दिलीप कुमार है और इसके लिए जिम्मेवार सरकार है, शिक्षा माफिया है। वरना मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं छात्र नेता। लगातार दिलीप जी आप जब भी इंटरव्यू देते हैं, जब भी मुखातिब होते हैं मीडिया से, तो आप ये शिक्षा माफिया का जिक्र जरूर करते हैं। आखिर ऐसा क्यों आखिर बिहार की स्थिति को और आप दयनीय करने पे लगे हुए हैं? शिक्षा माफिया कहते हैं बार बार। दयनीय हम नहीं कर रहे, हम तो उजागर कर रहे हैं। उजागर इसलिए कर रहे हैं ताकि इस पे कार्रवाई। देखिए, हम लोग 2017-18 से बोल रहे थे कि पेपर लीक होता है, आंसर वायरल होता है, ये सिटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है, लेकिन हमारी बात को तो कोई नहीं मान रहा था। लेकिन 67वीं बीपीएससी का देखिए पेपर लीक हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ, जांच चल रही, अभी तक 14-15 लोग पकड़े गए। जी बिल्कुल। तो हम तो 2018 से ये बात कर रहे थे। तो हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम सच्चाई बता रहे हैं सरकार को हम आईना दिखा रहे हैं कि आपके राज्य में वैसे मुख्यमंत्री हैं जो कि कह रहे हैं हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। तो वैसे मुख्यमंत्री को हम आईना दिखा रहे हैं कि देखिए आप ही के राज्य में और आपके मुख्यमंत्री रहते हुए ये सब घटना हो रहा है, आप ही के लोग कर रहे हैं और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर 2018 में नीतीश जी ने कार्रवाई की होती तो आज बीपीएससी का पेपर लीक नहीं होता। यानी कहने का मतलब 2018 से ये साजिश चल रही थी। बिल्कुल। तो वर्तमान में जो अभी डीएसपी हैं या एसडीएम हैं, क्या वो भी धांधली के शिकार हुए हैं? 90% सेटिंग से गया हुआ है, फर्जी है। या बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। सरकार जांच करवाए, है हिम्मत नीतीश सरकार में जांच करवाए। अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो मुझे भेज दे जेल, मैं तैयार हूं। कहने का मतलब जो 64वीं हुआ, जो 65वीं हुआ, सब में धांधली हुई थी। सब में धांधली हुई है। 64वीं में तो 90% सीट बेच दिया गया है। 90% सीट बेच दिया गया है। सरकार एक बार सीबीआई जांच तो करवाए, व्यापक घोटाला फेल हो जाएगा। झारखंड में जो चल रहा है जांच, 350 से ज्यादा अधिकारी को बाहर कर दिया गया, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ था, तो उससे भी ज्यादा इसमें हुआ है बीपीएससी में। और 56 से 59वीं से लेकर अभी तक आप जांच करवाइए। सरकार से मैं आग्रह कर रहे हैं कि आप अगर निष्पक्ष हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो एक बार सीबीआई जांच करवाइए ना, या फिर अपने ही एजेंसी से ईमानदारी से जांच करवाइए। आप उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कीजिए। जब इतने बड़े एग्जाम में धांधली होती है और वो जो एग्जाम पास करते हैं वो तो सरकार के बहुत करीब होते हैं, क्या सरकार को लगता है निष्पक्ष जांच कराएगी? बिल्कुल नहीं करवाएगी। तो फिर ये तो अभी एक महीना से ज्यादा हो चुका है और अभी तक बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच नहीं हुआ, जो कि सीधा अगर देखिए तो बीपीएससी ऑफिस की संलिप्तता के बगैर बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हो सकता है। बीएसएससी में हुआ तो बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया सबसे पहले। यहाँ क्यों नहीं जांच किया जा रहा है? हम जेल भेजने की बात नहीं कर रहे, हम बोले कि आप जांच कीजिए, अगर दोषी है तब जेल भेजिए। किसी निर्दोष को भी हम कहाँ करें कि आप जेल भेज दीजिए। ये जो बीपीएससी का मामला है, एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि बीपीएससी में धांधली हुई, 67वीं में पेपर लीक हुआ, जिसके लिए वीर कुंवर सिंह के प्रचारक को अरेस्ट भी कर लिया गया। लगातार स्टिंग चल रही है, 3 लोग दिल्ली से गिरफ्तार हुए, फिर आज
सेंट्रल के कुछ लोग मिले थे, ये भी पता चला। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि जांच नहीं हो पा रही बढ़िया से? देखिए, जांच हो रही है, मैंने ये नहीं कहा कि जांच नहीं, जांच हो रही है, लेकिन एक तरफा जांच हो रही है। मतलब छोटे लोगों की तरफ जांच का एंगल घुमा दिया गया है। पकड़े जाएंगे ना ऐसे धीरे धीरे सर? अब देखते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि बड़े लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि जब बड़े लोग जो इसमें आईएएस ऑफिसर होंगे, आईपीएस ऑफिसर होंगे, नेता होंगे, उनको तो बचा लिया जाएगा। अभी भी बचाने का पूरा सब कुछ कर लिया गया है। उनकी तो आप जो आदमी नीतीश जी के करीबी हैं, शाम में जाके नीतीश जी के साथ चाय पीते हैं, और वही उन्हीं के जो द्वारा नियुक्त किए गए हैं अधिकारी, वो लोग उनके खिलाफ कैसे जांच करेंगे? आपको लगता है संभव है? दिलीप भाई, ये इतना कुछ हो रहा है बिहार में, सत्ता पक्ष आपके हिसाब से उसका ही कारनामा है ये सब, विपक्ष दल कहाँ है? तेजस्वी यादव कहाँ है? क्या उन्हें याद नहीं आता बीपीएससी? क्या उन्हें याद नहीं आता ये सब स्कैम पर आवाज उठाना? देखिए, मुझे तो लगता ही नहीं है कि बिहार में कोई विपक्षी दल है, कोई विपक्ष का नेता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ही विपक्ष का नेता हूँ। दिलीप जी ही विपक्ष के नेता हैं बिहार बिल्कुल, स्टूडेंट्स भी यही बोल रहे हैं, और मैं भी इस चीज छात्र नेता के साथ साथ विपक्ष दल के नेता भी बोल रहा हूँ, जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ और दावे के साथ बोल रहा हूँ कि विपक्ष का नेता अब दिलीप कुमार है बिहार में। अपनी जान पे खेलकर अरबों रुपए का मतलब ठुकरा के ऑफर, और हम बीपीएससी पेपर लीक को उजागर किया, और विपक्ष का नेता चुप है। एक ट्वीट कर दिए, वो भी देखा देखी से कि और लोग कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो भाई क्या होगा, तो कर दिए एक ट्वीट। विपक्ष की कमर टूटी हुई है। विपक्ष या तो इसमें शामिल है, या फिर नीतीश सरकार ने उसको कोई प्रलोभन दे दिया है और सभी लोग चुप हो गए। वरना कोई भी नेता क्यों नहीं बोल रहा है विपक्ष का? भाई, इस प्रकार जो आप खुले चुनौतियां देते हैं, डर नहीं लगता, भय नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता डर। मैं सच्चाई के रास्ते पे चलता हूं और मैं नहीं डरता हूं, किसी से नहीं डरता। इससे पहले बीएसएससी वाला, इससे पहले दरोगा वाला, अब बीपीएससी वाला, क्या मतलब बिहार में सब एग्जाम जो है सब में कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार, पेपर लीक और ये स्कैम होता है कंटिन्यू? हर एग्जाम में धांधली होती है, पेपर लीक होता है, भले सार्वजनिक नहीं हो, लेकिन होता है हर एग्जाम में पेपर लीक। जो पैसा देता है उसको पहुंच जाता है, रात में ही पहुंच जाता है क्वेश्चन। इसमें भी अगर हमने उजागर नहीं किया तो कहाँ उजागर होता है? इसमें भी आप देखिए, परीक्षा नियंत्रक को भी क्वेश्चन भेजा गया है 11:43 पर। परीक्षा नियंत्रक ने कहा सार्वजनिक तो नहीं किया वो कि क्वेश्चन आउट हम कैंसिल करते हैं। सो वो शाम तक कहते रहे कि कोर का ये कमिटी बनाई गई है, वो 24 घंटा में रिपोर्ट देगा, ये होगा वो होगा। लेकिन जब मेरे बारे में ये सारे न्यूज चैनलों पे चला कि सीएम को ईमेल किया गया, छात्र नेता दिलीप कुमार ने सीएम को ईमेल किया 11 मिनट पहले, तब जाके नीतीश कुमार जी ने एक्शन लिया, और नीतीश कुमार जी के चलते ये एग्जाम कैंसिल हुआ और जांच बैठा है। नहीं तो बीपीएससी ने तो कमिटी बनाया 3 सदस्यीय, वो भी कौन कमिटी? बिल्ली से दूध की रखवाली कराएंगे, अपने ही लोग हैं उसमें रखवाली कराएंगे। कहां से होगी? कहां से? 24 घंटा में रिपोर्ट देना था, 2 घंटा में कहां से रिपोर्ट दे दी? ये एक सवाल है जो कहीं ना कहीं बीपीएससी से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक तरफ बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, दूसरी तरफ सोनू वायरल हुआ, क्या इन दोनों के बीच कुछ रिश्ता लगता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अगर इस चीज का सही से आकलन कीजिए, बहुत सारा इसमें एंगल मिल जाएगा आपको। सोनू प्रकरण, इसके अलावा बहुत सारे 2-3 यूट्यूबर का आप खंगालिए, बड़े बड़े जो यूट्यूबर है बिहार में, जो पत्रकार कहलाने के लिए लायक नहीं है, माइक लेने से कोई पत्रकार नहीं हो जाता है, तो वैसे यूट्यूबर का आप देखिए 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच, और 2-3 टीचर का आप खंगाल लीजिए, पता चल जाएगा कि क्या एंगल मिलता है। उन्हें तो बिहार विधानसभा से सम्मानित भी किया गया है ऐसे रिपोर्टर को। अब जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वैसे रिपोर्टर्स को तो बिहार विधानसभा से सम्मानित किया गया है। अब ये तो मुझे नहीं पता किसको सम्मानित किया गया, इस बारे में मुझे नहीं पता है। चलिए, लेकिन मैं ये पूरे जिम्मेवारी के साथ और दावे के साथ कर रहा हूं कि अगर इस पे जांच हो तो पूरा खुलासा हो जाएगा, और मैं इस चीज को लेकर आर्थिक अपराध इकाई टीम में भी जाने वाला हूं और सारी बातों से अवगत कराऊंगा। जो भी मुझे जानकारी है, जो भी मुझे डाउट है, संदेह है, उस सब चीजों पर। सोनू प्रकरण आप देखिए, सोनू प्रकरण को क्या हुआ, फिर जब पेपर लीक का मामला थोड़ा सा ये हुआ तो फिर से सोनू को माला पहना के नीतीश कुमार के सामने, नीतीश जी को इतना फुर्सत है कि उसी बच्चा से बार बार मिल रहे हैं। हाँ, नीतीश जी से दूसरी बार मुलाकात हुई। नीतीश जी हाँ दांत निपोड़ के हंस के बात कर रहे हैं, और से मिलने के लिए नीतीश जी के पास समय नहीं रहता है, और ये बच्चा का बात सुनने के लिए पास समान है क्या? इत्तेफाक भी तो हो सकता है। नहीं, इत्तेफाक नहीं, ये प्री प्लान्ड था। प्री प्लान, ये पूरा तरह से ये संजोग नहीं है, ये साजिश है। और मैं तो कहूंगा कि जो उसके चाचा हैं, जो सोनू कुमार का चाचा है, उसकी जांच होना चाहिए कि उसके चाचा का संबंध किस किस नेता से है। हो सकता है जो पेपर लीक में संलिप्त है नेता, उससे उसका संबंध हो और जानबूझकर ये किया गया हो सकता है। सोनू भी एक जांच का विषय है। सोनू तो नहीं, लेकिन सोनू के चाचा जांच का विषय। सोनू तो जो मीडिया, हाँ, जो वायरल हुआ है, सोनू या उसके चाचा या उनके परिवार जो भी उसके साथ हैं। फिर कैसे बिहार के नेता
बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे चले जाते हैं, 50,000 रुपये बांट देते हैं, गोद ले लेते हैं, दून स्कूल में भेजने की तैयारी करा देते हैं, मिलिट्री स्कूल में पढ़ाने की बात कर देते हैं। क्या बिहार के नेताओं के पास अकल नहीं है? क्या वो बैकग्राउंड नहीं देखते हैं? क्या वो नहीं समझते कि हाँ इसके पीछे कोई रणनीति हो, साजिश हो, संयंत्र हो? ये लोग बस जनता को दिखाना चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। आप बताइए, सोनू ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था खराब है, पढ़ाई नहीं होती है सरकारी स्कूल, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो आप उसके साथ फोटो खिंचा के डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं सब लोग। कोई 50,000 दे रहे हैं, कोई 2 लाख दे रहे हैं, कोई करे इस स्कूल में एडमिशन, कोई इस स्कूल में एडमिशन। लेकिन किसी ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पे बात क्यों नहीं किया? एक भी नेता का नाम बताइए जिसने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की सोनू बात को तो की। सबने देखा, लेकिन सोनू का जो दुख था, सोनू ने जिस दुख को सामने लाया, उजागर किया, उस दुख पर किसी ने बात नहीं। किसी ने उसके बाद आप देखिए बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की का 2 पैर कटा हुआ है, जमुई की थी। उसके साथ तो किसी ने फोटो नहीं खिंचाया, उसको तो किसी ने गोद नहीं लिया, उसको तो किसी ने गोद नहीं लिया ना। इसके अलावा बहुत सारा देखिए 5 लोगों की अभी मौत हो गई, चाहे आत्महत्या हो या हत्या हो, तो जांच का विषय। लेकिन वहां तो कोई जाके नहीं फोटो खिंचा रहा है, ना जाके संवेदना व्यक्त कर रहा है परिवार के प्रति। 1-2 लोग गए हैं, ऐसा बहुत सारा है। आप 8 साल में एक वैकेंसी क्लियर नहीं हो रहा है बिहार में बीएसएससी का, उसके लिए तो कोई नहीं आवाज उठा रहे हैं। वहां हजारों स्टूडेंट्स का सवाल है। मगध यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चला था, 4 लाख स्टूडेंट पीड़ित हैं, उसके लिए तो किसी को नजर नहीं आया। मगध यूनिवर्सिटी का क्या कुछ होने वाला है? मगध यूनिवर्सिटी का देखिए, उन्होंने दिया है जो कैलेंडर, अगर उसका पालन नहीं करते तो फिर आंदोलन होगा। एक तरफ से तो त्राहिमाम हो चुका है मगध यूनिवर्सिटी। पूरा मगध यूनिवर्सिटी ही नहीं, बिहार के समस्त यूनिवर्सिटी का वही हाल है। सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी लगातार लोग, छात्र अलग अलग कॉलेजों से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज मेरा आखिरी तिथि था एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, लेकिन फॉर्म नहीं हो पा रहा है, सबमिट नहीं हो पा रहा है, वेबसाइट में गड़बड़ चल रहा है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बोलती है कॉलेज जाइए, कॉलेज बोलता है यूनिवर्सिटी जाइए, बीच में बंदे फड़े हुए हैं। देखिए हो रहा है? इन लोगों की अगर औकात नहीं है तो ऑनलाइन फॉर्म क्यों भरवाते हैं? ऑफलाइन ही करें, ऑफलाइन भी कर दे, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी कर दे। ऑफलाइन में फिर ऑफलाइन कर दे ना, दिखाने के लिए क्यों ऑनलाइन? और सर्वर स्लो रहता है, समय पे फॉर्म नहीं भर पाता है, स्टूडेंट परेशान है। ये बिहार में ही ज्यादा होता है। बिहार में होता है, तो अदर जगह नहीं होता। बिहार में क्या आईटी रिसोर्सेज नहीं है? अरे जानबूझ के लोग, देखिए ये जो काम जो होता है, जहां भी आप देखिए जो कंप्यूटर चलाता है, जिस भी ऑफिस में चल जाइए, उसकी बहाली कैसे हुई है? 2 लाख रुपया लेके उसको बहाल किया जाता है 6 महीना के लिए, और फिर उसका एक्सटेंशन दिया जाता है। सब जगह यही है, चाहे सचिवालय में जाइए, कोई यूनिवर्सिटी ऑफिस में जाइए, ब्लॉक में जाइए, यही धंधा चल रहा है। धंधा मैं बोल रहा हूँ, धंधा चल रहा है। 2 लाख रुपया लेगा, 1.5 लाख लेगा, बहाल कर लेगा। तो उन लोग के पास क्या नॉलेज है, नहीं है, सही से काम कर रहा है, स्पीड जो होता है चलाने का, ये सब चीज को तो देखा नहीं जाता है। छात्र नेता दिलीप की लोकप्रियता और एक तरफ सरकार का दबाव, कैसे झेल पाते हैं? देखिए मेरे ऊपर तो बहुत प्रेशर रहता है, ये सही बात है। बहुत सारी धमकियां भी आते रहती है, पैसा का भी ऑफर आता है, पद का भी ऑफर आता है, बिल्कुल आता है। क्यों नहीं ले लेते? देखिए पद पे ले लीजिए। किस पे ले ले? पद ले लीजिए फिर। नहीं, मुझे किसी भी चीज का लालच ही नहीं है, ना पैसा का ना पद का, किसी चीज का लालच नहीं है। भविष्य में कोई सोच भविष्य में जो होना होगा होगा। बिहार के छात्र छात्राएं तय करेंगे कि दिलीप कुमार को क्या करना है। मैं उनके हक और अधिकार के लिए लड़ रहा हूं पिछले 4 साल से, आज से नहीं, 4 साल से। तो लोग बीच में कहते हैं कि छात्र नेता दिलीप नेता बनने के बाद, छात्र नेता बनने के बाद रोटी ज्यादा सेकने लगे। ऐसा तो कोई नहीं करे। 2-4 लोग जो शिक्षा माफिया जो सेटर है, लगातार कहते हैं कि सोशल मीडिया पे नहीं, ऐसा तो नहीं, इनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है, कहीं ना कहीं अपना हिस्सेदारी लेकर ये विलुप्त हो जाएंगे। नहीं, ऐसा अगर जो लोग कह रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि दिलीप कुमार न झुका है, न झुकेगा, न बिका है, न बिकेगा, न डरा है, न डरेगा। और अभी पता चल गया होगा सब लोगों को कि अगर मुझे बिकना होता तो बीपीएससी का जो पेपर आया मेरे पास तो हम बिक जाते। अभी भी बिक सकते हैं, अभी भी हम चाहेंगे। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, अभी तो बड़े अफसर लोग बाकी हैं, बड़े नेता बाकी है पकड़ाना। हम अभी भी चाहेंगे उनसे जाके सांठगांठ कर लेंगे और लाखों रुपया ले लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और चुप्पी साध देंगे। लेकिन हम देखिए लगातार लड़ रहे हैं, आंदोलन भी करने वाले हैं। तो और जो 2-4 लोग कमेंट इस तरह का करते भी होंगे तो वो लोग वैसे लोग हैं जिनको नुकसान हुआ है मेरे वजह से, तो जाहिर सी बात है तो मुझे दुश्मन समझेंगे। जो सेटिंग से गया है 64वीं बीपीएससी में, जो एसडीओ बना हो या डीएसपी बना हो या अंचलाधिकारी बना हो, वो तो मुझे अपना दुश्मन मानेगा ना, क्योंकि उनका मैं उजागर कर रहा हूं। अभी तो बहुत चीज उजागर करना बाकी है। अभी कम से कम 350 से 400 ऑफिसर पकड़े जाएंगे जो बीपीएससी में सेटिंग से गए हैं 56 से 59 से लेकर अभी तक। मैं सबका पोल खोलूंगा, समय आने दीजिए। और 350 से 400 ऑफिसर जाएंगे, जेल जाएंगे। इतना बड़ा हाथ लगा रहे हैं, 350 400 आम पब्लिक नहीं है, वो आप खुद कह रहे हैं कि वो अफसर है। क्या लगता है कि आप सफल हो पाइएगा? निश्चित रूप से सफल होंगे। कोई कल तक ये भी नहीं कह रहा था कि दिलीप कुमार बोल रहा है पेपर लीक होता है, धांधली होता है तो सही बात होगा। बहुत लोग कह रहे थे कि ये अफवाह है।
लेकिन सही साबित हुआ ना। अभी तो 14 लोग जेल में गए हैं ना, अभी तक 14 लोग अरेस्ट हुए हैं, अभी और भी इसमें होंगे, और भी होंगे, और बड़े लोग भी निश्चित रूप से जब तक नहीं जाएंगे अंदर हम छोड़ने वाले नहीं है। अगर सरकार बचाने का प्रयास कर रही है तो जब तक हमारी धैर्य सीमा है तब तक। शिक्षा और रोजगार में बिहार कहाँ है? बिहार कहीं नहीं है, नकारात्मक है, नीचे से भी जीरो कर शुरुआत कीजिएगा, नीचे से भी कहीं नहीं है, कुछ है ही नहीं। शिक्षा कहाँ है? शिक्षा जी सिर्फ बिल्डिंग है। अरे ये आप एक तरफ कहते हैं शिक्षा कहाँ है, शिक्षा नहीं है, फिर ये जो सीटेट, बीटेट, एस्टेट, उर्दू टेट, ये जो लगातार वैकेंसियाँ हो रही है, क्या इनसे भी कुछ नहीं होने वाला? कुछ नहीं होने वाला है। आप एक बात बताइए, सीटेट तो छोड़िए सेंट्रल सरकार की, सीटेट का भी क्वेश्चन पिछले साल आउट था बिहार में, पटना से ही आउट हुआ था, दरभंगा में भी क्वेश्चन आउट था सीटेट का। आप सोचिए दरभंगा में कोचिंग संचालकों के पास सीटेट का क्वेश्चन आ जाता है, मुझे विश्वास नहीं हुआ, बाद में मैंने देखा तो वही था। तो सीटेट का भी क्वेश्चन आउट हो गया, आपको बीटेट का क्वेश्चन वैसे ही खुलेआम आउट हो जाता है। तो जब क्वेश्चन बाहर आ जा रहा है, आंसर आ जा रहा है, तो सवाल ये है कि जो अभी सीटेट बीटेट के लोग बैठे हुए हैं या स्टेट के जो भी वर्तमान में बैठे हुए हैं क्या ये लोग जो पास करके आए परीक्षा, क्या ये बिहार की स्थिति सुधार देंगे? देखिए, ये बिहार की स्थिति तब सुधारेंगे ना जब इनके नियुक्ति की प्रक्रिया सही होगी और सही तरह से सिलेक्शन इनका होगा, तब सही होगा। लेकिन जब नियुक्ति की प्रक्रिया ही आपकी गलत होगी, सही से जिनका चयन होना चाहिए उनका चयन ही नहीं होगा और जिनका नहीं होना चाहिए उनका हो जाएगा, तो फिर कैसे वही व्यवस्था चलती रहेगी। और स्कूल में तो जाके देख लीजिए आप क्या व्यवस्था है, पता चल जाएगा। मैंने तो स्टिंग ऑपरेशन भी किया है और समय आने पे उसका खुलासा भी करूंगा, भले मुझे जेल भी जाना पड़े उसमें, लेकिन मैं खुलासा करूंगा। सही समय आने का इंतजार कर रहा हूं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार जी जो झूठे दावे कर रहे हैं। लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव और जर्नलिज्म दोनों का जो मेन पॉइंट है आपने पकड़ के रखा हुआ है, दोनों विषयों पर आप लगातार काम कर रहे हैं, और फिर भी आप पर जब टिप्पणी होता है तो कैसा लगता है? देखिए, बुरा तो लगता है, बहुत बुरा लगता है कि हम, कोई ये नहीं कह सकता है, ना ही कोई सबूत दे सकता है कि दिलीप कुमार 1 रुपया किसी का खाया होगा। लेकिन जब पूरे बिहार के लिए हम लड़ रहे हैं और उसके बाद कोई आरोप लगा दे किसी तरह का, तो बुरा तो लगता है। लेकिन फिर हिम्मत भी मेरे पास आती है तो स्टूडेंट से ही आती है। स्टूडेंट लोग ही फोन करके बोलते हैं, फैन बहुत ज्यादा है। हाँ, वही लोग बोलते हैं, चाहे फेसबुक पे होती है, वही लोग बताते हैं कि दिलीप भैया, कोई दिलीप सर बोलते हैं, कोई दिलीप भैया बोलते हैं कि आप इन सब कमेंट पे ध्यान नहीं दीजिए, ये लोग शिक्षा माफिया है, सेटर है, तो वो लोग आपके अगेंस्ट हमेशा रहेंगे। और उसके साथ ही तो कमेंट आता है ना, आप लोग देखते हुए, कोई बोलते हैं दिलीप जी मसीहा है, तो दिलीप जी हमारे भगवान है। तो ये तो कम बड़ी बात नहीं हुई। अगर कोई मेरे जैसा आदमी को अगर कोई मसीहा बोल रहा है अपना, कोई भगवान तक बोल दे रहा है, तो ये तो समझता हूं मैं उस लायक हूं नहीं, लेकिन मुझे बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं इतना विश्वास मेरे ऊपर गैप तो नहीं ना होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना भगवान मानता ही नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि जब मैंने शुरुआत की कि मेरा प्रदेश बिहार है और यहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, तो कहने का अर्थ यह है कि लगातार उम्मीद तो सबसे की जाती है, लेकिन एक अंत में एक जगह पर जाकर वो विलुप्त हो जाती है, वो गायब हो जाती है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं भगवान नहीं हूं, मुझे भगवान ना माने, हाथ जोड़कर विनती है आपका। मैं शुभचिंतक हूं, बिहार का शुभचिंतक हूं, देश का शुभचिंतक हूं, और मैं खुद भुगत भी रहा हूं। और मेरा मकसद है बिहार को सही दिशा में ले जाना। जो प्राचीन गौरवशाली इतिहास बिहार का था, खासकर शिक्षा व्यवस्था में, उसको लाना है हमको। भूतकाल में थोड़ा सा जाते हैं, अगर उस वक्त 17-18 में अगर धांधली ना हुई होती तो आज दिलीप कहाँ होते? आज हम कहीं ऑफिसर बन के नौकरी कर रहे होते, जीवन सेट हो गई होती, जीवन सेट हो गया रहता। आज हम ईमानदारी से कहीं काम कर रहे होते, किसी ब्लॉक में होते, अंचल में होते, कहीं डिस्ट्रिक्ट में होते। तो ये भगवान का बहुत बड़ा इशारा है बच्चों के मौत के लिए। अब जो हो ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस भ्रष्ट व्यवस्था ने मुझे मजबूर कर दिया इधर आने के लिए। और अभी तो मैं फॉर्म भले बीपीएससी का भर भी देता हूं, लेकिन परीक्षा दे भी नहीं पाता हूं। अगर इस बार भी अगर हम परीक्षा दे रहे होते तो उजागर नहीं कर पाते, हम उजागर नहीं कर पाते। पिछली बार हमने ये गलती किया था कि हम ध्यान नहीं दिए, क्योंकि इससे पहले इस तरह का बात बीपीएससी में नहीं हुआ था कि पेपर आउट हो। लेकिन इस बार हम पहले से सतर्क थे कि कहीं कुछ ऐसा होता है तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए इस बार देखिए कैंसिल करना पड़ा सरकार को। चलिए, ये बीपीएससी का जो फॉर्मेट है या बीएसएससी का या दरोगा का, ये बिहार में ही सिर्फ है या अन्य प्रदेशों में भी है? देखिए, ऐसा नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी धांधली होती है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में धांधली हो रही है, अन्य प्रदेशों में भी धांधली हो रही है। लेकिन फर्क क्या है, यूपी में देखिए, यूपी में परीक्षा नियंत्रक रातों रात जेल चली जाती है जी। जो यूपी पीसीएस का पेपर लीक हुआ, एक बार किसी चीज का हुआ था, यूपी का ही, शायद पीसीएस का ही था, शायद सही हुआ होगा। हाँ, जो भी हो, तो परीक्षा नियंत्रक को जेल भेजा गया। यहाँ तो परीक्षा नियंत्रक पे कोई जांच ही नहीं हो रहा है,
तो सरकार यहाँ बचा रही है, दिक्कत ये है। अदर स्टेट में सरकार नहीं बचाती है, लेकिन यहाँ सरकार बचा रही है अपने लोगों को। और यहाँ जो 15-16 सालों से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, तो एक लॉबी बन गया है, चाहे वो प्रशासन में हो या हाई कोर्ट में हो। दिक्कत यहाँ ये है, अदर स्टेट में हाई कोर्ट भी जो है एक्शन लेती है, लेकिन यहाँ हाई कोर्ट भी एक्शन नहीं लेती है। यहाँ बिहार का सारा लॉबी बन गया है, बिहार का सारा मुद्दा शराब पर जाके खत्म हो जाता है। बस शराब पे से शुरू होता है, शराब पे खत्म हो जाता है। शराबबंदी को कैसे मानते हैं छात्र नेता? देखिए, हमें तो नहीं लगता है कि शराबबंदी, देखिए मैं ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो किया शराबबंदी के लिए, जो मकसद है वो सही है, मकसद सही है, लेकिन क्रियान्वयन गलती है। क्रियान्वयन उसका गलत है। आप किसी चीज़ को इतना मत ये कर दीजिए, इतना मतलब कानून सख्त मत कर दीजिए कि लोग मानने से इनकार कर दे। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी में यही कर दिया है। इतना ना कानून सख्त पहले कर दिया था कि शुरू में तो लोग बहुत डरे, लेकिन बाद में इतना हो गया कि लोग खुलेआम, और इससे नुकसान हो रहा है। देखिए, आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कर दीजिएगा तो नहीं होगा। दहेज प्रथा पे भी कानून बना हुआ है, क्या दहेज नहीं चल रहा है बिहार में या कहीं भी? खुलेआम चल रहा है, ऐसा नहीं चला। तो शराबबंदी आप कीजिए, लेकिन कानून ऐसा रखिए जो कि पालन करने लायक भी हो। आप बताइए, किसी का मर्डर करके आप घूम सकते हैं, बलात्कार करके घूम सकते हैं, लेकिन शराब का बोतल मिल गया, शराब है, तो आप पूरा पुलिस फोर्स वहां लगा दिए हैं, ड्रोन से आप देख रहे हैं। अरे ये चीज़ आपको लगाना चाहिए, जो पेपर लीक हुआ उस पर, बलात्कारी पे, मर्डर जो किया उस पर लगाना चाहिए, हत्यारा पे लगाना चाहिए, वो ज़्यादा सही हो। शराबबंदी कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें कानून ऐसा हो जो कि चलने लायक हो। आप वसूलिए, उससे जुर्माना वसूलिए। आपको नुकसान देख रहे हैं शराबबंदी में क्या हो रहा है? जो कल तक जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, वो लोग आज करोड़पति बन गया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया है। कैसे बना लिया भाई? शराब बेच के। गांव में समझिए कि गांव में शराब का होम डिलीवरी हो गया। तो भाई आप देखिए ना कि आपका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है कानून का। अगर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है तो आपको हाई कोर्ट बैक होने में क्या दिक्कत है? हाई कोर्ट लगातार जवाब मांगती है, दे नहीं पाते हैं। खैर, छात्र नेता दिलीप, जब नेता शब्द जुड़ता है तो एक सवाल जरूर आता है कि छात्र नेता दिलीप को कौन सा नेता सबसे ज्यादा प्रिय लगता है वर्तमान में? देखिए, मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूं तो नीतीश कुमार जी मेरे सबसे अच्छे नेताओं में अगर कहा जाए तो शुरू में थे 2010 तक। सेव कर रहे हैं आप अपने आप को? नहीं, हम सेव नहीं कर रहे हैं। 2010 तक कार्य के आधार पर हम बता रहे हैं। कार्य के आधार पर बता रहे हैं। तुम नीतीश कुमार जी समझिए, तो मुझे उनको देखकर लगा कि हाँ, कोई नेता जो इस तरह का हो भी सकता है, बातचीत से भी कोई उस तरह का आपत्तिजनक शब्द कभी ना बोले और काम भी करे। 5 साल का कार्यकाल मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन शिक्षा के मामला में वो 2006 से ही शिक्षा व्यवस्था का जो है पतन का दौर शुरू हो गया था। तो बाकी वर्तमान समय में अगर आप कह लीजिए कि कौन मेरे प्रिय नेता है, सबसे प्रिय नेता, तो मेरी नज़र में कोई नेता ऐसा नहीं दिख रहा है। कन्हैया कुमार को कैसे देखते हैं? कन्हैया कुमार से घटिया नेता तो मुझे कोई नजर ही नहीं आता है। आखिर क्यों? उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? छात्र नेता के तौर पे है, एक छात्र नेता, युवा नेता, एक छात्र नेता दिलीप, दूसरे छात्र नेता नहीं, नेता को हम उसको छात्र नेता मानते ही नहीं है, युवा नेता मानते ही नहीं कन्हैया कुमार को। आप बताइए ना किस हैसियत से हम उसको छात्र नेता माने भाई? जेएनयू का वो छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया ना। कितना लोग उसको वोटिंग किया था जेएनयू में? आप बताइए संख्या, कितने लोग थे जिन्होंने वोटिंग किया? बताइए संख्या कितना होगा? बैकगेट से है क्या? बैकडोर से आए थे क्या? नहीं, हम जो बता रहे हैं जेएनयू में वो गए जी, बिल्कुल। संख्या कितनी है जेएनयू में जो वोट दिया होगा जिससे वो जीते होंगे? 2000, 4000, 5000, 10,000? जी बिल्कुल। और उसके आधार पे आप पूरे देश का छात्र नेता उसको कैसे बना सकते हैं? मैं सवाल ये कर रहा हूं कि उसको कितने लोगों ने वोट दिया होगा, और उसके बाद नारा उसने लगाया, किसने लगाया मुझे नहीं पता भाई, जांच का विषय है। लेकिन उस नारा के चलते कन्हैया कुमार फेमस हुआ, सारे मीडिया चैनलों पे चला, तो मीडिया ट्रायल की वजह से वो फेमस हुआ। बाकी उसका एक भी काम बता दीजिए जो छात्र हित में किया हो, बताइए। मैं तर्क के आधार पे किसी का विरोध या समर्थन करता हूं। एक एग्जाम्पल बता दे कोई कि कन्हैया कुमार ने छात्र हित में किया हो काम। बीपीएससी 5667 का बात मैं बता रहा हूं। कन्हैया कुमार उस समय गांधी मैदान में आए थे, हम लोग जाके मिले थे, बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि इस मुद्दे को उठाइए, डेट बढ़ाने की बात थी। कन्हैया कुमार एक बार मुद्दा नहीं उठाए। कन्हैया कुमार को यह नजर नहीं आ रहा है कि 8 साल से बीएसएससी का जो है सो क्लियर नहीं हो रहा है। कन्हैया कुमार को बीपीएससी पेपर वो बिहार के तो बिल्कुल नहीं रह गए। कहीं का नहीं है, बिहार का क्या कहीं का नहीं है? मुझे किसी से डर थोड़े है। हाँ, अगर वो काम करता छात्र हित में तब हम उसका तारीफ करते। शुरू में मुझे भी लगा था कि भाई देश में कोई उभर रहा है छात्र नेता, उस समय तो मुझे कोई जानता भी नहीं था। लेकिन आपने छात्र के लिए कुछ किया ही नहीं तो हम आपको कैसे छात्र नेता माने भाई? आप नेता आप कह दीजिए हम मान लेंगे, चलो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, जिस पार्टी ने आपको पहचान दी आपने तो उसी पार्टी को ठुकरा दिया भाई, पद के लालच में ठुकरा दिया ना भाई। इतनी जल्दी आपको इतनी हड़बड़ी क्या थी?
जिस पार्टी के खिलाफ आप लड़ रहे थे, वंशवाद से आजादी, परिवारवाद से आजादी, आज क्या हो गया वो? उसी परिवार तो फिर हम वैसे चीज को उसको अच्छा कैसे मान दे भाई? अच्छा हम नहीं मान सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कोई नेता मुझे देश में नजर नहीं आ रहा है जो कि सच को सच कहे, झूठ को झूठ कहे। तो मैं क्यों किसी का बोलूं? सचिन पायलट ये सब मुझे शुरू में बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन उन लोगों को भी देखता हूं। एक और है ये जो बीजेपी में गए हैं, एमपी के थे, नाम भुला रहा हूं अभी, माधवराव सिंधिया जी के बेटा थे जी, उनके बेटा है ना जी बिल्कुल, उनके बेटा ज्योतिराज सिंधिया। उन लोग मुझे लगे थे कि बहुत उभर रहे हैं नेता, लेकिन फिर देख रहे हैं कि पद के लालच में ये लोग भी जैसे तैसे कर रहे हैं। तो मुझे कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा है फिलहाल देश में जो जिसको मैं अपना आदर्श मान सकूं। बाकी हर कोई का अपना पसंदीदा नेता होता है, लेकिन मेरी नजर में ऐसा कोई नेता नहीं है। उन छात्रों को, मगध यूनिवर्सिटी वाले छात्रों को, मैथिली यूनिवर्सिटी या वीर कुंवर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी आपसे आस लगाए हुए हैं कि आपके रहते उनका ये जो सिलसिला है ना यूनिवर्सिटी में पढ़ार का, एग्जाम लेट होने का, ये सब कुछ नहीं होगा? उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हमने शुरुआत किया था 2 मार्च से हस्ताक्षर अभियान, और उसमें मेरा मुद्दा था 12 सूत्री डिमांड था, उसमें यूनिवर्सिटी का सेशन सही करने का भी डिमांड था। और 12 अप्रैल को, 27 अप्रैल को और फिर मई में 24 मई को हम लोगों ने पटना में आंदोलन किया मगध यूनिवर्सिटी का सेशन सुधारने के लिए। और उसके बाद देखिए अब एक्शन तो हो रहा है ना। कल तक कोई नहीं बोल रहा था यूनिवर्सिटी, मतलब ये कोई मुद्दा ही नहीं था बिहार में। बिल्कुल, कल तक ये मुद्दा ही नहीं था कि यूनिवर्सिटी का मुद्दा धीरे धीरे उस वक्त उत्पन्न होता है जब कुलपति का ब्यौरा निकल के आता है, संपत्ति पकड़ी जाती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका एक सिग्नेचर अभियान चालू होता है। हस्ताक्षर अभियान के बाद फिर ये सेशन लेट का मुद्दा आता है, फिर धीरे धीरे सबके सामने में यूनिवर्सिटी का मुद्दा सामने आने लगता है। तो अब ये राज्यव्यापी नहीं, देशव्यापी मुद्दा एक तरह से बन गया है। अब देखिए नेशनल चैनल पे भी ये मुद्दा उठा जी बिल्कुल। तो इसमें हम सफल हुए हैं। और आज देखिए हर यूनिवर्सिटी का आप देख लीजिए, कुछ ना कुछ नोटिस आया है, कुछ ना कुछ हर यूनिवर्सिटी का नोटिस आया है। जबकि इस 5 महीना से सब एकदम चुप बैठल था, लग ही नहीं रहा था कि बिहार में यूनिवर्सिटी सब भी है, लेकिन तुरंत एक्शन में सब आया है। शिक्षा मंत्री के पास एक लड़की जाके रोई, शिक्षा मंत्री राज्यपाल से मिले, तो आंदोलन का असर हुआ ना भाई। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि हम आज आंदोलन किया और आज ही हमको सफलता मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक सिलसिलेवार ढंग से चरणबद्ध हम लोगों ने आंदोलन की रूपरेखा बनाई थी और चला। उसके बाद हम लोग सोचे थे कि अगर नहीं आंदोलन कुछ होगा तो फिर हम लोग जिला में आंदोलन करते, हर जिला में, लेकिन उससे पहले ही नोटिस जारी हो गया है। तो अगर उस नोटिस का पालन नहीं किया जाएगा तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, लगातार आंदोलन लगातार चलेगा ही। संदेश बस यही है कि आप डरे नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं डरना है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे। हालांकि वर्तमान में ये छात्र नेता है, लेकिन भविष्य में कहा नहीं जा सकता। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता और छात्र जब जैसे चाहे मुझे जहां मन वहां रख सकते हैं, या दिल में या घर में या किसी पद पर। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। एक तरफ दिलीप कुमार जी बैठे हैं, हो सकता है कि दिलीप भाई भी आग्रह कर दे कि फॉलो कर ले। नहीं, ये तो देखिए, ये तो हम सभी का ये अपना दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि कोई अगर हमारे मुद्दे को उठा रहे हैं तो उनको हम लोग को चाहिए बढ़ावा देना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो जो लोग भी भाई आपका मुद्दा अगर उठा रहे हैं कोई चैनल, तो उनको जरूर है कि आप लोग शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात जाए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़े। अगर मान लीजिए हम ही कुछ काम कर रहे हैं और हमारे समर्थन में कोई फेसबुक पे या यूट्यूब पे कमेंट ना करे तो कल को मेरा भी मनोबल गिर जाएगा ना। इसी तरह चैनल का भी होता है। बिल्कुल। तो ये तमाम खबरें थी जो मैंने आप तक दी। हालांकि दिलीप कुमार एक छात्र नेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बन जाए, सबसे पहले ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, वो बिहार के लिए क्या कर रहे हैं, वो बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें और हमारा चैनल देखते रहे। धन्यवाद।